नमस्कार दोस्तों। आज अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक देखेंगे रीजनरेशन। तो इसके ऊपर जो भी छोटे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज रीजनरेशन, या सब अपन घर पे एग्जांपल देखते हैं चिपकली की पूंछ जो है किस प्रकार का रीजनरेशन है, या बड़ा क्वेश्चन इस पर आता है एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन का वर्णन करने का। तो इनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो रीजनरेशन क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, री का मतलब होता है अगेन, जनरेशन का मतलब ओरिजिन, यानी रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लॉस्ट और डैमेज पार्ट, खोए या नष्ट हुए अंग का पुनः प्राप्त होना रीजनरेशन कहलाता है। रीजनरेशन की कैपेसिटी जो होती है, अलग अलग प्राणियों के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी अलग अलग होती है। लोअर एनिमल्स जो होते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, इनके अंदर रीजनरेशन की हाई पावर होती है। उसके बाद जैसे जैसे एनिमल किंगडम में अपन आगे बढ़ते हैं, रीजनरेशन की पावर कम होती जाती है। इसके बारे में आगे डिटेल देखेंगे। रीजनरेशन के टाइप्स जो होते हैं, रीजनरेशन को मोटे तौर पर अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन या व्हाट इज एपिमॉर्फिक रीजनरेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन। मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन ऐसा रीजनरेशन होता है जिसके अंदर शरीर का कोई भी पार्ट संपूर्ण प्राणी का निर्माण कर सकता है, यानी किसी प्राणी के कितने भी टुकड़े किए जाए, हर टुकड़ा, हर पार्ट एक नया प्राणी का निर्माण करता है, उसको मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन कहते हैं। ये कैपेसिटी केवल लोअर एनिमल्स में होती है। जैसे प्रोटोजोआ के अंदर पैरामीशियम के अगर 4 टुकड़े कर दें तो हर पार्ट नए पैरामीशियम का निर्माण कर सकता है, या हाइड्रा के अपन टुकड़े कर दें कितने भी, तो हर टुकड़ा एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। तो ये प्लेनेरिया के अंदर, हाइड्रा में या पोरीफेरा के अंदर ये कैपेसिटी होती है। इसको मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन कहते हैं। इससे दूसरा होता है एपिमॉर्फिक रीजनरेशन। एपिमॉर्फिक रीजनरेशन ऐसा रीजनरेशन होता है जिसमें केवल जो पार्ट तोड़ा है, कटा हुआ है, वो पार्ट रिप्लेस होता है, पूरे प्राणी का निर्माण नहीं होता है। जैसे चिपकली की पूंछ का रीजनरेशन। तो चिपकली की अगर पूंछ कट जाती है, काट दी जाती है, तो उस पूंछ से नई चिपकली नहीं पैदा होती है, बल्कि उस चिपकली में पूंछ का पुनः निर्माण होता है। तो ये एग्जाम्पल है एपिमॉर्फिक रीजनरेशन का। जैसे एम्फीबियन स्टारफिश की आम हुई, या सैलामेंडर के अंदर लिम्ब रीजनरेशन हुआ, या चिपकली की पूंछ हुई, ये एग्जाम्पल है एपिमॉर्फिक रीजनरेशन के। अब देखते हैं अपन सैलामेंडर के अंदर या एम्फीबिया में एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन का आंसर। तो सैलामेंडर या एम्फीबिया जो होते हैं, उनके अंदर अगर उनका लिम्ब काट दिया जाए तो वो लिम्ब वापस आ जाता है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि यूरोडेला या सैलामेंडर के जो सदस्य होते हैं, यूरोडेला में ये कैपेसिटी लार्वा और एडल्ट दोनों में होती है, जबकि एन्यूरा जो होते हैं यानी मेंढक, फ्रॉग के अंदर ये कैपेसिटी केवल लार्वा अवस्था तक की होती है, एडल्ट में ये कैपेसिटी नहीं होती है। यानी अपन एडल्ट फ्रॉग का अगर पैर काट दें तो उसमें पुनः रीजनरेशन नहीं होगा, जबकि टेडपोल लार्वा के अंदर हो जाएगा, और सैलामेंडर के अंदर ये कैपेसिटी लार्वा और एडल्ट दोनों में होती है। तो एम्फीबियन रीजनरेशन के अंदर 3 पार्ट में इसकी मैकेनिज्म को देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही अपन उसका पैर या हाथ काटते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वाउंड हीलिंग होगी, थोड़ी देर वहाँ ब्लडिंग होती रहती है। उसके बाद वहाँ क्लॉटिंग हो जाएगी। क्लॉटिंग होने के बाद वहाँ पर कोशिकाएं विभाजित होकर उस घाव को भर जाता है, ये वाउंड हीलिंग कहलाती है। उसके बाद होती है दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया, ब्लास्टिमा। ब्लास्टिमा फॉर्मेशन जो होता है, ब्लास्टिमा क्या है, जो पार्ट जहाँ से अपन ने काटा था वहाँ कोशिकाएं डिफरेंशिएटेड होती है, विभेदित होती है, यानी वहाँ हड्डी भी होती है, मसल्स होती है, नर्व कोशिकाएं होती है, ब्लड सेल्स होती है। वो विभेदित कोशिकाएं अविभेदित होकर एक कोशिकाओं का समूह बनाती है, जिसे ब्लास्टिमा कहते हैं। तो व्हाट इज ब्लास्टिमा? तो ड्यूरिंग एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन द ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज नोन एज ब्लास्टिमा। तो ये अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह होता है, बटनुमा संरचना होती है, जिसको ब्लास्टिमा कहते हैं। उसके बाद होता है रीडिफरेंशिएशन। अब कुछ समय पश्चात वापस कोशिकाएं विभेदित होती है, कुछ कोशिकाएं बोन्स का निर्माण करती है, कुछ मसल्स बनाती है, और उनके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और नया ऑर्गन का निर्माण हो जाएगा, नई मसल्स, नए लिम्ब्स का निर्माण हो जाता है। तो ये एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन के पार्ट्स होते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना होगा। ये आपने यहाँ से काटा यानी एम्पुटेशन किया, सबसे पहले वाउंड हीलिंग होगी, घाव भरेगा, उसके बाद ब्लास्टिमा का निर्माण होगा, उसके बाद इसमें रीडिफरेंशिएशन होकर कोशिकाएं वापस बन जाएगी, और उसके बाद नई डिजिट्स बनकर नया हाथ या पैर बन जाएगा। यहाँ पर एक शब्द और आता है, मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया क्या है? तो मेटाप्लेशिया का मतलब होता है कोशिकाओं का अनडिफरेंशिएटेड होना
और पुनः डिफ्रेंशिएटेड होना मेटाप्लेसिया कहलाता है। ये एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये आपका डिफरेंस बता सकते हैं अपन। उसके बाद देखते हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी। अभी पहले बताया था कि किन एनिमल्स में होती है, तो रीजनरेशन की कैपेसिटी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है। शुरू के एनिमल्स होते हैं प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेक्टेटा। इन एनिमल्स में मॉर्फोलेप्टिक टाइप का रीजनरेशन होता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी कम होती जाती है। सिलेक्टेटा में हाइड्रा के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं। हाइड्रा के अगर जितने भी पार्ट काट दिए जाए नया हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा, या इसका ऑब्लिक कार्ड काट इलोंगेटेड कार्ड काट दिए जाए तो मल्टी हेडेड हाइड्रा का निर्माण होगा। इसी प्रकार रीजनरेशन के सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए प्लेनेरिया के ऊपर। प्लेनेरिया के ऊपर भी कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, हर टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया का निर्माण होता है। यहाँ पर एक चीज और देखने लायक होती है, प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर पोलैरिटी देखने को मिलती है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये प्लेनेरिया है, इसके 3 टुकड़े कर दिए जाए तो ऊपर वाले सिरे से नीचे पूंछ बन जाती है, नीचे वाले सिरे पर ऊपर सिर का निर्माण हो जाता है, तो बीच वाले सिरे से ऊपर सिर बनता है, नीचे पूंछ बनती है। अगर इस टुकड़े को मैं उल्टा कर दूं तो अब सिर हमेशा नीचे बनेगा, क्योंकि इसके अंदर सिर उधर ही बनेगा जहाँ पहले सिर था, और उधर पूंछ बनेगी जहाँ पूंछ थी। तो यानी इन कोशिकाओं के अंदर पोलैरिटी पाई जाती है। इस क्रिया को पोलैरिटी या ध्रुवता कहेंगे। उसके बाद निमेटोडा में पुअर कैपेसिटी होती है। एनेलिडा के अंदर ये कैपेसिटी ओलिगोक्लिक यानी केंचुआ के अंदर कुछ रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, लेकिन जो लीच होती है, जॉन्क होती है, उसमें पुअर कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो केकड़ा होता है, अगर उसके लिम्ब्स हटा दिए जाएं तो वो वापस रीजनरेशन हो सकता है उसके अंदर। मोलस्का के अंदर भी लो पावर होती है रीजनरेशन की। इकानोमेटा के अंदर रीजनरेशन वापस हाई होता है। होलोथुरिया का एग्जांपल या सी कुकुम्बर जो होता है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्री होता है आड़ नाल के अंदर, तो इसको खतरा महसूस होने पर ये अपनी आड़ नाल या रेस्पिरेटरी ट्री को बाहर फेंक देता है और इसका पुनः रीजनरेशन हो जाता है। इसी प्रकार अपन छोटी क्लास में पढ़ेंगे कि स्टारफिश जो होती है, अगर उसकी आर्म्स काट दी जाए तो नई आर्म्स का निर्माण हो जाता है। फिशेज, अब वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेज में पुअर कैपेसिटी होती है। एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन अभी देखा था, एम्फीबिया के अंदर टेल में लिम्ब का रीजनरेशन होता है। रेप्टाइल्स के अंदर चिपकली के अंदर पूंछ का रीजनरेशन हो सकता है, लेकिन सांप की पूंछ का रीजनरेशन नहीं हो सकता है। बर्ड्स के अंदर पुअर कैपेसिटी होती है, रेस्ट्रिक्टेड होता है रीजनरेशन। और मैमल्स के अंदर भी बहुत कम रीजनरेशन होता है। अपने अंदर केवल लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जिसका कुछ मात्रा में रीजनरेशन हो सकता है। उसके अलावा अगर अपनी 2 किडनी में से 1 किडनी हटा दी जाए तो दूसरी किडनी दोनों किडनियों का काम करती है। इसे कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो ये कैपेसिटी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार की होती है। ये कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी क्या होती है, तो किडनी के आप एग्जांपल देके बता सकते हो कि किडनी के अंदर कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी प्रकार का रीजनरेशन होता है। इस प्रकार अपन रीजनरेशन का आंसर देंगे कि अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग रीजनरेशन की कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स के ऊपर आ सकता है, एग्जाम्पल पे आ सकता है, या एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन के ऊपर आ सकता है। तो इस प्रकार ये सारा टॉपिक रीजनरेशन का। थैंक्स।